तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर 71 और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिएगा क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है, कल्हन द्वारा लिखित राज तरंगिणी है। देखिए एक पुस्तक है, उस पुस्तक से हमारे कश्मीर के बारे में बहुत सारा इतिहास पता चलता है और आप कह लो कि संस्कृत में लिखा हुआ एकमात्र ऐसा ऐतिहासिक बुक है जिससे हमें कश्मीर के बारे में जानकारी मिलती है। और ये किस बुक से मिलती है? राज तरंगिणी के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है कल्हन के द्वारा, कल्हन के द्वारा। ठीक है, बहुत तरीके से क्वेश्चन बनता है इससे कि किसके द्वारा लिखा गया, किसके बारे में जानकारी मिलती है, कितने चैप्टर में विभाजित है। तो चलो हम लोग सारा देखते हैं फिर क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहले तो कल्हन के द्वारा लिखा गया, इस पुस्तक से कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। कहाँ के? तो कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। आदिकाल से लेकर के 12वीं सदी तक का इतिहास पता चलता है इससे। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो कल्हन के द्वारा लिखा गया। आप एक चीज याद रखना, अपना जब इतिहास पढ़ते हो तो हम लोग पढ़ते हैं कि कश्मीर में मेनली 3 वंशों ने शासन किया था। कितने वंशों ने? 3। कौन कौन से वंश थे? तो ये था आपका कारकोट, उत्पल और लोहार। ये 3 अलग अलग जो वंश थे, इनका अलग अलग समय पर कश्मीर पर शासन हुआ था। तो देखिएगा, कारकोट, उत्पल, लोहार अलग अलग समय पर कश्मीर पर शासन किया था। और आपसे इस अच्छे लेवल का क्वेश्चन में क्या बनेगा कि ये जो कल्हन था, कल्हन जो था ये किस वंश के टाइम में था, किस वंश के शासक के समय था? तो कल्हन जो था ये हर्ष नामक शासक का ये आश्रित कवि रहा था। ठीक है, ये किसके समय में था? तो हर्ष नामक ये कवि का आश्रित कवि था। वैसे और देखिएगा इसमें आगे क्या देख सकते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन बनता है कि जो राज तरंगिणी है ये कितने भाग में बटा हुआ है? तो इसको ये आपका 8 भाग में बटा हुआ है। ठीक है, 8 भाग में बटा हुआ है। और इसी भाग को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है तरंग कहा जाता है। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि कल्हन ये राज तरंगिणी कितने चैप्टर में, कितने तरंग में विभाजित है? 8 तरंग में। अगर श्लोक का बात करें तो 8800 श्लोक। ठीक है, 8800 श्लोक में यह पुस्तक आपका विभाजित है, जिससे कारकोट, उत्पल और लोहार के बारे में जानकारी मिलती है। कश्मीर का ही अकबर एक आदमी को कहा जाता है, और किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका जैनुल आबदीन को, जैनुल आबदीन को, जो कि कौन था? तो ये आपका एक तुर्क मुसलमान था। और ये किस समय शासन किया था यहाँ पे? तो लोहार वंश के बाद इसने यहाँ पर शासन किया था। इसका नाम क्या था? जैनुल आबदीन। और चूंकि ये अकबर के जैसा कुछ अच्छा काम किया था, इसलिए इसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है। ठीक ना। और ये चीज, एक चीज यहाँ पे आप और देख लेना कि जो पहला से तीसरा, ये जो आपका 8 तरंग है, इसमें जो पहला से आपका तीसरा तरंग है, इससे क्या पता चलता है? तो कश्मीर के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। कश्मीर के प्राचीन इतिहास, ठीक ना, याद रखिएगा कि कश्मीर के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। चौथा और छठा जो हो जाएगा, ठीक है, चौथा से छठा तरंग जो है, इससे क्या पता चलता है? तो इससे कारकोट और उत्पल वंश की जानकारी मिलती है। कारकोट और उत्पल वंश की जानकारी मिलती है। और आपका 7 से लेकर के 8 हो जाएगा, ये कौन सा वंश हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका लोहार वंश। तो इससे आपका लोहार वंश के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब तो आप आंसर लगा लोगे ना। देख लो आंसर में ऑप्शन नंबर बी में क्या दे रहा है, कि आपका कश्मीर का एक इतिहास इससे पता चलता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव, अनुच्छेद 63 क्या बोलता है? कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं वो क्या होते हैं? वो राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। पदेन सभापति मतलब यहाँ से आपको एक बात पता चला कि जो हमारा उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का अध्यक्ष होगा। जैसे हम लोग कल या परसों वाले सेशन में देखे थे कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीकर कहते हैं। वैसे ही आपको राज्यसभा का जो सदस्य अध्यक्ष होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग कहते हैं सभापति। ठीक ना। तो ये हो गया ये। और अनुच्छेद 63 में किसका चर्चा किया गया है? तो उपराष्ट्रपति का। ये बताया गया है कि भारत में एक क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। और यह जो है हमारे संविधान का, हमारे भारत का दूसरा सर्वोच्च पद है।
दूसरा सर्वोच्च पद है। तो आप एक बात बताओ कि ये दूसरा सर्वोच्च पद है, तो पहला कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा आपका राष्ट्रपति का, पहला हो जाएगा आपका राष्ट्रपति का। और यहाँ पे देखिएगा अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का चर्चा किया गया है। निर्वाचक मंडल का चर्चा किया गया मतलब यह बताया गया कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा तथा राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्यसभा का सदस्य होता है, लोकसभा तथा राज्यसभा का सदस्य होता है। ठीक है, आप एक चीज याद रखिएगा, हम लोग देखे थे कि राष्ट्रपति का चुनाव में ना आपका लोकसभा हो गया या राज्यसभा हो गया, इसका मनोनीत मेंबर भाग नहीं लेता है। जैसे राज्यसभा में हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति 12 लोगों को इलेक्ट करके भेजते हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव में वो भाग नहीं लेते हैं क्योंकि वो किसके द्वारा मनोनीत किए गए हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। तो वो भेदभाव करेंगे इलेक्शन में। लेकिन उपराष्ट्रपति किसी को चुन करके नहीं भेजता है, इसलिए लोकसभा और राज्यसभा के समुचित सदस्य जो हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यहाँ पे आंसर देखो क्या हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के सदस्य या तो वो निर्वाचित हो जाएंगे या तो मनोनीत हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारे लोग भाग लेंगे। यहाँ पे देखो कुछ कुछ और सवाल बनता है कि आपका ये जो उपराष्ट्रपति होता है इसका योग्यता क्या होता है। तो पहले तो क्या होना चाहिए, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, तो इसकी उम्र कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा आप देख लो, राज्यसभा के सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए, राज्यसभा के सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। और शायद आपको याद होगा, हम आपको राष्ट्रपति वाले वीडियो में बताए थे कि कुछ प्रस्तावक होते हैं और कुछ अनुमोदक होते हैं, कुछ प्रस्तावक और कुछ अनुमोदक। प्रस्तावक क्या होता है कि कोई भी XYZ नाम का बहुत सारा ग्रुप रहेगा और वो किसी एक आदमी का नाम लेकर के जाएगा कि हम चाहते हैं कि यह आदमी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो। और ये जो अनुमोदक होगा, ये सपोर्टर होगा, ये बोलेगा कि हाँ भाई ये प्रस्ताव लेकर के गया और ये सपोर्ट करने वाला रहा। तो हम लोग पढ़े थे राष्ट्रपति के चुनाव में 50-50 होता है, 50 प्रस्तावक होता है, 50 अनुमोदक होता है। आप बताना कमेंट करके कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो होता है आपका प्रस्तावक और अनुमोदक कितना होता है। अभी भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो अभी है जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़। और आपके पहले वाले कौन थे, तो पहले थे सर्वपल्ली डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब। अगर राष्ट्रपति किसी भी वजह से अपना त्यागपत्र दे देता है तो उस समय राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है, मतलब आप कह लो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन काम कर सकता है, तो ये हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति। तो इन चीजों को याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, पत्ती में फ्लोएम कहाँ पाए जाते हैं। देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन कि पत्ती में फ्लोएम कहाँ पाए जाते हैं। तो आप देखना पहले तो आ जाओ कि फ्लोएम क्या है या फिर आपका जाइलम क्या है। ठीक है, आप 2 वर्ड सुनते होंगे, एक वर्ड सुनते होंगे जाइलम, ठीक है, और एक वर्ड होता है आपका फ्लोएम, एक वर्ड होता है आपका फ्लोएम। ये दोनों क्या है, ये दोनों आपका एक उत्तक है। ठीक है, उत्तक। और इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यू। ठीक है, इसी को कहते हैं टिश्यू। अब ये दोनों का काम मेनली देखो क्या होता है। जाइलम जो है ना, ये क्या करता है, तो आपका ये पौधे का जो जड़ होता है, ठीक है, पौधे के जो जड़ में क्या क्या होता है, तो जल होता है और क्या होता है, और होता है आपका खनिज, जिसको हम लोग इंग्लिश में मिनरल्स कहते हैं। पौधे के जड़ में जो जल होता है और जो मिनरल्स होता है, जरूरत पड़ने पर जो जाइलम होता है, ये सारे पौधे के भाग में, कह लो कि पत्ती में, कह लो तो स्टीम में, मतलब तना में, सब जगह ये जल और खनिज को पहुंचाता है। जबकि फ्लोएम का काम क्या होता है कि पत्ती में, पौधे के पत्ती में जो भोजन का निर्माण होता है, पौधे के पत्ती में जो भोजन का निर्माण होता है, इस भोजन को पूरे पौधे के पार्ट में कौन पहुंचाता है, तो ये पहुंचाता है आपका कौन, फ्लोएम। फिर से सुन लेना, जाइलम जो होता है वो पौधे के जड़ से जल और खनिज को उठा करके पूरे पौधे में पहुंचाता है, और फ्लोएम क्या करता है, पत्ती में हम लोग जानते हैं ना कि लीफ में भोजन का निर्माण होता है, तो जो भोजन का निर्माण होता है उस भोजन को पूरे पौधे में कौन पहुंचाता है, तो वो पहुंचाता है आपका फ्लोएम। दोनों क्या है, तो एक प्रकार का आपका टिश्यू है। यहाँ पे देखिए
देखिएगा जैसे जाइलम जो होता है, जाइलम के बारे में दे रहा है कि वन वे फ्लो करता है, ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। मतलब जो आपका हम लोग देखें ना, जाइलम क्या कर रहा है, ये जल को उठा रहा है और पौधे के सारे पार्ट में पहुंचा रहा है, जबकि फ्लोइंग जो होता है ये टू वे फ्लो करता है, ये आपका ऊपर भी जाता है और कहाँ आता है तो नीचे भी आता है। यहाँ पे आप देखो कि एरो स्टेप से बना हुआ है। फ्लोइंग जो होता है ये नीचे जाता भी है और आपका ऊपर भी जाता है, जबकि ये वन वे में काम करता है। जाइलम जो होता है क्या क्या पहुंचाता है पूरे पौधे में, तो वाटर एंड मिनरल्स, और ये जो होता है आपका फ्लोइम ये वाटर भी पहुंचाता है, साथ साथ फूड भी पहुंचाता है। और देखिएगा इसमें दिखा रहा है नो इंड वॉल्स बिटवीन सेल्स, इसके जो सेल होते हैं इसमें कोई भी आपका वॉल्स नहीं होता है। और यहाँ पे देखिएगा इंड वॉल्स विथ, आगे इसमें ऐसा ही कुछ दिया हुआ है। एक चीज आप यहाँ पे याद रखना, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि पत्ती में फ्लोएम कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ पे देखिएगा पत्ती की निचली और बाह्य त्वचा की ओर, ठीक ना, पत्ती की निचली और बाह्य त्वचा की ओर आपका जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है, जो एक प्रकार का क्या है, तो ये आपका टिश्यू है। नेक्स्ट आइएगा, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में शामिल शहर है। सुनिएगा फिर से, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में शामिल शहर है। और क्वेश्चन देखो एग्जाम में पूछा हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि स्वर्णिम, कहीं कहीं स्वर्णिम में लिखा होता है, स्वर्णिम त्रिभुज में शहर कौन कौन से शहर आते हैं, कौन कौन से शहर आते हैं। और यह शहर, ये जो ट्रायंगल का शेप दिया गया है, यह शहर मेनली पर्यटन को प्रमोट करता है, ठीक ना। कौन कौन से शहर हो जाएंगे, तो ये देखो, ये हो गया आपका दिल्ली, ये हो गया आपका राजस्थान का जयपुर, और ये हो गया आपका यूपी का आगरा। इन तीनों शहर को समुचित रूप से क्या कहा जाता है, तो आपका गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है, स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है। और ये किस चीज के लिए फेमस है, तो ये फेमस है आपका पर्यटन के लिए फेमस है। यहाँ पर जैसे कुछ कुछ देखिएगा, कुछ कुछ यहाँ पे घूमने लायक जगह हम लोग चलो यहाँ पे देखते हैं। जैसे दिल्ली में आपका क्या है, लाल किला, जो बहुत प्रसिद्ध है। दिल्ली में है आपका लाल किला, जो किसके द्वारा बनवाया गया है, शाहजहां के द्वारा, ठीक है। आगरा में भी आपका एक लाल किला है, आगरा में भी आपका क्या है, लाल किला, और ये किसके द्वारा बनवाया गया, ये बनवाया गया है अकबर के द्वारा। और आपका जयपुर में भी कुछ है, जयपुर में भी बहुत कुछ है घूमने लायक। जैसे आप देख लो, आपका ये है आपका जंतर मंतर, है ना, आ जाओ देखो, जंतर मंतर ये किसके द्वारा बनवाया गया, तो ये बनवाया गया है आपका सवाई जयसिंह के द्वारा, सवाई जयसिंह जी के द्वारा। आंसर देख लो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और क्या बोल रहा है ना कि स्वर्णिम त्रिभुज में, तो हो जाएगा आपका आगरा, दिल्ली और जयपुर, आगरा, दिल्ली और आपका जयपुर, ये हो जाएगा आपका स्वर्णिम त्रिभुज में शामिल शहर। आगे आइएगा, देखिएगा कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। कपिल धारा जलप्रपात यह उस नदी पर स्थित है जो भारत की 5वीं लंबी नदी है, 5वीं लंबी नदी, ठीक है, 5वीं लंबी नदी। इस नदी को मध्य प्रदेश तथा गुजरात की जीवन रेखा नदी कहते हैं, जीवन रेखा नदी कहते हैं। और ये नदी जो है कहाँ से निकलती है, तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से, अमरकंटक पठार से या पहाड़ी से यह नदी निकलती है, और पश्चिम की ओर जाकर कहाँ पर, तो अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। और आप एक चीज और याद रखना कि अरब सागर में गिरने वाली या पश्चिम की ओर गिरने वाली यह सबसे लंबी नदी है, ठीक है। इस लाइन को याद रखिएगा कि आपका अरब सागर में गिरने वाली यह सबसे लंबी नदी है। तुम लोग क्या देखे यहाँ पे कि 5वीं सबसे लंबी नदी मध्य प्रदेश और गुजरात की, इसको जीवन रेखा कहा जाता है। इसको रीवा नदी के नाम से भी जाना जाता है, रीवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब यहाँ पे सस्पेंस खत्म करते हैं, बात किस नदी का कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं नर्मदा नदी का। कपिल धारा जलप्रपात जो है किस नदी पे बनी हुई है, ये बनी हुई है नर्मदा नदी पे बनी हुई है। यहाँ पे देखिएगा कपिल धारा, ये कपिल धारा, अगर आप दर्शन के बारे में पढ़े हो, हिस्ट्री में फिलॉसफी के बारे में पढ़े हो, तो आपको पता होगा कि एक आपका सांख्य दर्शन है हमारे इतिहास में। कौन सा दर्शन है, सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन। और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे महर्षि कपिल, महर्षि
महर्षि कपिल। कहा जाता है कि महर्षि कपिल को इसी नदी के तट पर क्या हुआ था, ज्ञान की अनुभूति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और इसीलिए इस आगे जाकर के ये नाम, ये जगह बहुत फेमस हुआ। और इस जलप्रपात का भी नाम किनके नाम पे रखा गया, तो महर्षि कपिल जी के नाम पे रखा गया, कपिल धारा जलप्रपात। ठीक ना, तो इतनी सारी चीजों को याद रखिएगा। आप याद रखिएगा कि ताप्ती नदी भी जो है ये भी किधर गिरती है, तो अरब सागर की ओर ही गिरती है, पश्चिम की ओर गिरती है। भारत में जो मैक्सिमम नदियां हैं वो किधर की ओर गिरती है, वो आपके पूर्व की ओर गिरती हैं। जो भी महत्वपूर्ण नदियां हैं, कुछ नदी ही ऐसी हैं जो आपके पश्चिम की ओर गिरती है, जिसमें नर्मदा, ताप्ती बहुत बहुत प्रसिद्ध है। आगे आइएगा क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिएगा, क्षुद्र ग्रह बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच स्थित है। क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह क्या होता है, इसी को हम लोग इंग्लिश में एस्टेरॉइड कहते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या है, तो एक टाइम ऐसा रहा था कि कोई एक ऐसा ग्रह रहा था जो टूट गया था, और उसी के टूटे फूटे पार्टिकल ही आगे जाकर के छोटे छोटे चट्टान के रूप में बने, और उसी को क्या कहा जाता है, तो उसी को कहा जाता है आपका क्षुद्र ग्रह। जैसे आप यहाँ पे देखिएगा, ये देखो, ये हो गया अपना सोलर सिस्टम, है ना, ये देख लो, ये हो गया अपना सोलर सिस्टम, और यहाँ पे हमारे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। जैसे ये देखो, ये हो गया आपका सूर्य, सूर्य क्या है, तो एक तारा है। ये हो गया आपका बुध, ठीक ना, ये देखिएगा, ये हो गया आपका बुध, ये हो गया आपका शुक्र, ये हो गया हमारा पृथ्वी, ये हुआ आपका मंगल, और ये हुआ आपका बृहस्पति, बृहस्पति, ये हुआ आपका बृहस्पति, ये हो गया आपका शनि, और ये हो गया आपका यूरेनस, इसी को कहा जाता है क्या कहते हैं, अरुण, और ये हो गया आपका नेपच्यून, इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, वरुण कहते हैं। तो देख लो, इतने सारे प्लैनेट है। एक और प्लैनेट था इसके बाद में था प्लूटो, प्लूटो, जिसको 2006 में क्या किया गया, तो प्लैनेट के परिभाषा को ये पूरी तरीके से पूर्ण नहीं कर रहा था, इसलिए इसको प्लैनेट की संज्ञा अब नहीं दी जाती है। ऐसा नहीं है कि प्लूटो को उठा करके कहीं और ढकेल दिया गया, नहीं, वो वहां पे है, अब हम उसे काउंट नहीं कर रहे हैं कि वो ग्रह है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपसे सवाल क्या पूछा कि एस्टेरॉइड बेल्ट कहाँ होता है। एस्टेरॉइड मतलब वही है कि कोई ऐसा बड़ा ग्रह रहा था जो टूट फूट गया, और उसके चट्टानों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड बोलते हैं। और वो चट्टान भी प्रॉपर किसका परिक्रमा कर रहा होता है, सूर्य का परिक्रमा कर रहा है। कुछ चट्टान बहुत बड़े होते हैं जो कुछ प्लैनेट से भी बड़े हैं, और कुछ चट्टान जो है आपके बहुत छोटे होते हैं। जैसे देखिएगा, यहाँ पे जो आपको छोटे छोटे इस टाइप से पार्टिकल दिख रहे हैं ना, यही क्या है, तो यही है आपके एस्टेरॉइड बेल्ट। देखो, ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल है, और ये मेनली किन ग्रहों के बीच है, तो ये है आपके, ये देख लो, ये कौन है, मंगल, और ये कौन सा है आपका, बृहस्पति। तो मंगल और बृहस्पति के बीच ही कौन सा प्लैनेट, कौन सा बेल्ट है, तो यह है आपका एस्टेरॉइड बेल्ट। बृहस्पति, है ना। एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे कुछ हम लोग फैक्चुअल जानकारी लेते हैं। जैसे ये जो आपका इकट्ठे इधर 4 ग्रह है, इसको हम लोग कौन सा ग्रह कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह। और इधर का जो 4 ग्रह है, इसे हम लोग कौन सा ग्रह कहते हैं, बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह। जो इधर का जो ग्रह है ये ठोसीय रूप में होता है, जबकि इधर के जितने भी ग्रह हैं ये सारे किस रूप में हैं, तो ये है आपके गैसीय रूप में है, ये सारे आपके गैसीय रूप में है। आपसे पूछेगा कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, अगर सवाल करता है सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, बुध हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा हो जाएगा आपका बुध। जबकि सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, तो सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा आपका बृहस्पति। सवाल करेगा कि कौन सा ऐसा 2 ग्रह है जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है, कौन सा ऐसा 2 ग्रह है जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र एक ऐसा उपग्रह है, मतलब 2 ऐसा उपग्रह है जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है, जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है। आपसे सवाल करेगा कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि सूर्य के बगल में कौन सा है, बुध, तो बुध सबसे ज्यादा गर्म हो जाएगा, जी नहीं, शुक्र जो है ये आपका सबसे गर्म ग्रह होता है। शुक्र जो है ये आपका सबसे गर्म ग्रह होता है। इसे भोर का तारा, सांझ का तारा और पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि समानता रहता है थोड़ा बहुत इसके साइड वगैरह में। सूर्य से सबसे नजदीक बुध है, उसके बाद भी सबसे गर्म आपका शुक्र ही क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपका CO2 बहुत सारे गैस पाए जाते हैं, और इसी वजह से सूर्य की जो किरणें आती हैं वो अवशोषित होकर के वहीं पर रह जाती हैं, और सूर्य की वजह से ही यहाँ पे क्या होता है, सूर्य और गैस की वजह से ये ज्यादा गर्म होता है, जबकि बुध आपका ज्यादा गर्म नहीं होता है। तो ये चीज हो गया। आपसे एक सवाल करेगा कि कोई भी प्लैनेट जो है ये कैसे घूमता है, पश्चिम से पूर्व की ओर। कोई भी जो प्लैनेट है ये किस तरीके से घूमता है, तो ये घूमता है आपका पश्चिम से
पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। तभी तो आप देखते हो ना कि सूर्योदय किधर से होता है हमारी पृथ्वी पर, तो आपका पूर्व की ओर होता है। तो इस टाइप से घूमता है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो पूर्व की ओर से क्या होता है, सूर्योदय होता है। सारे प्लैनेट इसी टाइप से घूमते हैं, लेकिन 2 प्लैनेट ऐसा है जो इसके अपोजिट घूमता है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। फिर से सुनिएगा, सारे के सारे प्लैनेट जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, बट 2 प्लैनेट ऐसा है जो पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। मतलब कह लो कि हम लोग जो बोलचाल में बोलते हैं ना कि सूर्य पश्चिम से उगने लगेगा, तो उन 2 प्लैनेट में आपके सूर्य पश्चिम से उगते हैं। कौन सा 2 प्लैनेट है, तो एक हो जाएगा आपका इधर से देखिएगा, एक हो जाएगा आपका शुक्र और एक हो जाएगा आपका इधर से यूरेनस। ये दोनों एक ऐसे प्लैनेट है जिसका क्या होता है आपका रोटेशन जो होता है ये पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, तो बृहस्पति हो जाएगा। सबसे बड़ा उपग्रह किस ग्रह का है, तो ये है आपका बृहस्पति का, और नाम क्या है इसका, नाम क्या है आपका, तो गैनीमेड, है ना। आपसे सवाल करता है कि क्या पृथ्वी का कोई उपग्रह है, तो पृथ्वी का एक ग्रह है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, चंद्रमा के नाम से। आपसे सवाल कर सकता है, ये सवाल चलो आप ही बताना, आप बताना कि हम आपको पहले बताए कि सबसे बड़ा ग्रह जो है, सबसे बड़ा उपग्रह जो है ये किसका है, बृहस्पति का, नाम क्या है, गैनीमेड। आपसे सवाल ये है कि सबसे छोटा उपग्रह सौर मंडल में किसका है, चलो किसका है ये भी हम आपको बता रहे हैं, मंगल ग्रह का। ठीक है, सबसे छोटा उपग्रह किस ग्रह का है, मंगल का है। कौन सा है आप ये बताइएगा, हम आपको नाम भी बता रहे हैं कि मंगल का सिर्फ 2 उपग्रह है। कौन कौन सा, तो एक है आपका फोबोस और एक है आपका डिमोस, एक है आपका फोबोस और एक है आपका डिमोस। आप बताना कि दोनों में से सबसे छोटा कौन है, जो सिर्फ मंगल का ही छोटा नहीं होगा बल्कि आपका पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा हो जाएगा। आप इस चीज को करना। बाकी देखते हैं कि चलो क्वेश्चन क्या पूछा था अपने से, देखिएगा। हाँ, क्वेश्चन देखो ये पूछा था कि क्षुद्र ग्रह बेल्ट किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बुध और शुक्र, नहीं मंगल और बृहस्पति। कहाँ गया, मंगल और बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे आते हैं, देखिएगा। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है, विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 5 जून को, जिसकी शुरुआत किसके कब हुई थी, तो 1974 में इसकी शुरुआत हुई थी। पर्यावरण का जो शुरुआत था वो कब से हुआ था, तो आपका 1974 से हुआ था। और देखो ये आपका 5 जून को मनाया गया और 4 जून को इस बार के इलेक्शन का रिजल्ट आया था, तो इसलिए पर्यावरण दिवस इस बार ज़्यादा फेमस नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, थोड़ा सा फेमस हुआ, मोदी जी इस दिन आपका एक कह लो कि एक स्लोगन दिए, एक काम किए, क्या किए, तो एक योजना टाइप का निकाले, एक पेड़ माँ के नाम। ठीक है, इस टाइप से एक पेड़ माँ के नाम, मतलब अगर सभी लोग अपने माँ के नाम का या माँ को रिकॉग्नाइज करके अगर पेड़ लगाता है, तो आज के टाइम में जो हम लोग इतना गर्मी झेल रहे हैं ना, उससे थोड़ा सा बचेंगे। आप देख लो कि हर साल गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रहा है, इस बार अगर 48 है तो आप मान के चलना कि अगले बार तो 50+ नॉर्मल ही रहेगा। तो उसमें बहुत ज़्यादा जो पेड़ की कटाई वगैरह हो रही है ना, तो ये आपका बहुत ज़्यादा इसका योगदान रहा था। 5 जून को हो गया पर्यावरण दिवस। यहाँ पे जून का कुछ और दिवस हम लोग देख लेते हैं, जैसे आप देखना यहाँ पे 1 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व दुग्ध दिवस, विश्व दुग्ध दिवस। ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 1 जून को। 2 जून अपने लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस दिन भारत को एक नया राज्य मिला था। किससे अलग होकर के मिला था, आंध्र प्रदेश से अलग होकर के। तो इस दिन क्या मनाया जाता है, तेलंगाना दिवस, तेलंगाना दिवस इस दिन मनाया जाता है। आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिएगा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, ये है आपका मध्य प्रदेश में है। और अगर आपको याद होगा तो मध्य प्रदेश से एक राज्य अलग हुआ था। कौन सा राज्य अलग हुआ था, आपका 1 नवंबर को, है ना, 1 नवंबर को ही हुआ था ना, 1 नवंबर 2000 ईस्वी को मध्य प्रदेश से एक राज्य अलग हुआ था जिसका नाम है छत्तीसगढ़। वैसे हम लोग यहाँ पे आते हैं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। कुछ इंपॉर्टेंट जो है जिसका नाम हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे देखिएगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये भी हो जाएगा आपका नेशनल पार्क। आप लास्ट में जोड़ते हैं ना, हम नाम आपको बता रहे हैं यहाँ पे। पेंच राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, फिर देखिएगा माधव राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, पन्ना हो जाएगा, और देखते जाइएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, संजय
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कितने हो गए? तो आपका ये 4, 5, 6 आप याद रखिएगा। ये सारे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ हो जाएगी? तो ये हो जाएगा आपका भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ हो जाएगी? तो ये हो जाएगा आपका भोपाल। और आप एक चीज और भी याद रखना कि 2000 ईस्वी के पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हुआ करता था? तो ये हुआ करता था आपका मध्य प्रदेश। लेकिन 1 नवंबर 2000 ईस्वी को जब इसे छत्तीसगढ़ अलग हो गया, तब ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य हो गया। पहला बड़ा कौन सा हो जाएगा? तो पहला बड़ा हो जाएगा आपका राजस्थान, है ना। ये भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है, ठीक ना। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा। 9 क्या बोल रहा है? धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? किस एलिमेंट की कमी से होता है धान का खैरा रोग? तो ये किसकी कमी से होता है? ये होता है आपका जिंक की कमी से। किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जस्ता भी कहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जस्ता भी कहते हैं। और इसी की कमी से क्या होता है ना कि जो धान का पत्ता होता है वो ना आपका उस पर येलो येलो धब्बा पड़ने लगता है। मतलब कह लो कि पीला धब्बा से शुरुआत होता है और ये धब्बा आगे जाकर के ब्राउन कलर में बदल जाता है और पूरा पत्ता जो है पत्ता के साथ साथ, क्योंकि हम लोग को पता है कि पौधा का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा होता है? तो वो होता है पत्ता, क्योंकि भोजन का निर्माण वही हो रहा है। हम लोग अभी देखे थे अभी वाले क्वेश्चन में कि फ्लोएम में ही फ्लोएम के द्वारा क्या होता है? सारे भोजन को पूरे पौधे में पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पे पीला हो जाता है, ब्राउन हो जाता है और ब्राउनिश होने के बाद जो है आपका पत्ता पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। तो धान का जो खैरा रोग है पूरी तरीके से धान को बर्बाद कर देता है। धान से ही क्या निकलता है? चावल निकलता है। और धान का कटोरा भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो धान का जो कटोरा है, देखो कटोरा कहने का क्या अर्थ हुआ? कटोरा कहने का अर्थ हुआ कि यहाँ इसका प्रोडक्शन बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। और ये किसे कहा जाता है? तो इसे ये कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ को, जो किससे अलग हुआ है? मध्य प्रदेश से। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जिंक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक लोकसभा सीटें हैं? देखो अभी लोकसभा का इलेक्शन हुआ, रिजल्ट आया और इस बार अजब सा रिजल्ट आया, मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा था। आपको थोड़ा बहुत, सारा तो नहीं, लेकिन आपको कुछ राज्यों का लोकसभा सीट याद रखना है। आप देखो कि बहुत ज्यादा चर्चा यूपी का होते रहता है, महाराष्ट्र का, बिहार का, वेस्ट बंगाल का। बाकी आप देख लो कि गोवा, इस सबका बहुत कम चर्चा है। क्यों? क्योंकि वहाँ लोकसभा सीट बहुत कम है। जैसे गोवा में कितना है? 2 है। एक बीजेपी को मिल गया, एक आईएनसी को मिल गया, मतलब कांग्रेस को मिल गया। ये सब में सीट बहुत ज्यादा है और इसलिए यही सब राज्य बहुत ज्यादा चर्चित रहता है। एग्जाम में पूछता भी है तो यही सबसे पूछता है, अदर छोटा वाला से जल्दी नहीं पूछता है। सवाल क्या बोला है? किस राज्य में सबसे अधिक लोकसभा सीट है? तो 2, 4 शुरुआत का हम लोग देख लेते हैं। सबसे ज्यादा सब कहाँ है? तो ये तो है आपका यूपी में। यूपी के बाद कहाँ है? तो ये है आपका महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के बाद आ जाएगा वेस्ट बंगाल, फिर आ जाएगा अपना बिहार, ठीक है। फिर आ जाएगा अपना बिहार, इसके बाद आ जाएगा आपका तमिलनाडु, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा आपका तमिलनाडु। तो 4, 5 राज्य का आप याद रखिएगा। यूपी का कितना हो जाएगा? तो यूपी का हो जाएगा 80। यूपी का हो जाएगा 80। और इस बार देख रहे थे केंद्र सरकार को पूरा मतलब कंफर्मेशन था कि 80 सीट आएगा। योगी जी बोले भी थे एक इंटरव्यू में। लेकिन इस बार जो हुआ वो शायद बीजेपी कभी सोचा भी नहीं था। बहुत कम सीट आए, 33 सीट ही मिला था। महाराष्ट्र में कितना है? तो महाराष्ट्र में है 48। महाराष्ट्र में लोकसभा सीट कितना है? 48। वेस्ट बंगाल में कितना है? 42। बिहार में कितना है? 40, ठीक है। अपने बिहार में कितना है? 40। और इस बार 40 में से बीजेपी को कितना गया? तो बीजेपी को गया 12, ठीक है। जेडीयू जनता दल यूनाइटेड, ये किसका है? नीतीश कुमार का, और इसे भी कितना मिला? 12। आरजेडी बहुत ज्यादा चर्चित रहा था, उसको कितना मिला? तो उसको मिला आपका 4। एक एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान जी वाला, चिराग पासवान का, उसको कितना मिला? 5। बाकी आपका और छोटा मोटा पार्टी था उसको मिला। तमिलनाडु का देख लीजिएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 39, ठीक है। एक गुजरात का बहुत ज्यादा चर्चित रहा था, वो भी आप याद रखिएगा। गुजरात का रहा था, ये रहा था आपका 26। जैसे जम्मू कश्मीर का भी बहुत ज्यादा चर्चित रहा था, यहाँ कितना है? 5। जम्मू कश्मीर में कितना है लोकसभा सीट? 5, जिसमें से बीजेपी को कितना मिला? बीजेपी को मिला था आपका 2। एक और देख लो आप, लद्दाख, ठीक है। लद्दाख भी बहुत चर्चा में रहा था सोनम वांगचुक जी के वजह से। और यहाँ लोकसभा सीट कितना है? तो यहाँ है आपका 1, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वाले सेशन में ना हम लोग का लोकसभा का ही रहेगा, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट राज्य है जिनके बारे में आपको याद रखना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, उसके बारे में प्रॉपर हम लोग सारा लोकसभा के बारे में देखेंगे, ठीक ना। यहाँ पे देखो क्या पूछा, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक लोकसभा सीट है? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका
क्या दिया है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक लोकसभा सीट है। यहाँ पे देखो यूपी दिया ही नहीं है, चलो ऑप्शन नंबर ई में हम लोग खुद से यूपी डालते हैं और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। देखिएगा ये तो हम लोग को पता है, हम लोग को क्या ये सबको पता है, पढ़ने वाले और नहीं पढ़ने वाले सबको पता है कि सबसे ज्यादा आपका लोकसभा हो जाएगा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद यूपी में है। बट यहाँ पे आप एक बार ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है। देखिएगा निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक लोकसभा सीट है, यहाँ पे आंसर आपका यूपी भी नहीं होना चाहिए था। देखिए यहाँ पे एक बार ध्यान से फिर से पढ़िएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक लोकसभा सीट है। यहाँ पे जो आपसे सवाल किया गया है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया गया है, मतलब एग्जामिनर ये देखना चाह रहा है कि आप सिर्फ यूपी रटे हुए हो या फिर आपको ये भी पता है कि सबसे ज्यादा कहाँ है, उससे कम कहाँ, उससे कम कहाँ। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देखो क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले हम लोग यूपी ढूंढे, यूपी मिला नहीं, तो यूपी से कम कहाँ है, ठीक है, मतलब आप कह लो कि सेकंड सबसे ज्यादा कहाँ है, तो ये कहाँ है, हम लोग अभी देखें महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो कि महाराष्ट्र दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी महाराष्ट्र। तो आज के टाइम में कंपटीशन टफ हो गया है, आप एक बड़ा एक छोटा याद कर लोगे नहीं चलेगा, आपको शुरुआत का 2-4 लास्ट का 2-4 याद रखना ही पड़ेगा। कितनी बार क्या होता है कि क्रम सजाने के लिए देता है कि अब क्रम में सजाओ, बड़ा से छोटा या छोटा से बड़ा, ठीक ना। तो इस चीज को याद रखिएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर क्या होगा, तो आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। लेकिन अगर यहाँ पे यूपी होता तो हम लोग पहले यूपी ही लगाते, क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा, ठीक ना। तो देखो यहाँ पे अपना 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, बाकी वेट करेगा कल के वीडियो का। कल के वीडियो में पिछले वाले लोकसभा में हम लोग बस स्टैटिक देखे थे, अगले वाले लोकसभा में अभी करंट में किसको कितना सीट मिला, कौन कहाँ पर जीता, बहुत कुछ जो भी एग्जाम में बन सकता है सारा देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।